Paragraph number 3. The headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. तो एक बार की बात है, एक हेड मास्टर का मतलब एक स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बोला आइंस्टीन के फादर को कि आइंस्टीन अपने लाइफ में चाहे जिस भी चीज़ में करियर बनाने का प्लान करे, कोई भी प्रोफेशन को सेलेक्ट करे, तो उसका कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इट वोंट मैटर। कहने का मतलब ये था कि चाहे आइंस्टीन कुछ भी प्रोफेशन सेलेक्ट कर ले, जिस भी फील्ड में वो सेलेक्ट कर ले कि उसको इसमें करियर बनाना है, तो क्या था कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। ये बात आइंस्टीन के उनके खुद के हेडमास्टर ने बोली। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist. एमेचर का मतलब होता है नौसिखिया, एक तरह से जो ज़्यादा प्रोफेशनल ना बना हो। ओके, तो आइंस्टीन जो थे वो एट द एज ऑफ 6 ईयर्स वो वायलिन को प्ले करते थे एंड वो उनको मतलब खुद से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी मॉम ने थोड़ा प्रेशर डाला उनके ऊपर कि तुम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, तो उन्होंने मतलब फिर वायलिन सेलेक्ट किया और उन्होंने वायलिन को बजाना सीखा। खैर ये जो वायलिन था, इसका आगे पढ़ लेते हैं। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, तो ये पूरी अपनी लाइफ जो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा था, तो ये स्किल उनकी पूरी लाइफ भर रही। इसका मतलब ये है कि जनरली जब तुम्हारी स्किल्स हो जाती है ना, तो तुम्हें स्किल्स को प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ों को। तो जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था, जब वो बड़े भी हो गए थे एंड ही बिकेम फेमस, तब की बात बता रहा हूँ मैं, तब भी वो कभी ना कभी खाली टाइम बैठ के वो अपना वायलिन प्ले करा करते थे। पैराग्राफ नंबर 4. बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, शिष्य। ठीक है, पीपल का मतलब होता है शिष्य। कि इसका मतलब ये नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हेडमास्टर ने कुछ गलत बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो स्टूडेंट थे तो वो खराब थे, वो काफ़ी अच्छे थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी के अंदर है, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो आइंस्टीन के जो मार्क्स थे वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे। ठीक है, वो म्यूनिक में पढ़ता था। म्यूनिक एक सिटी है जो जर्मनी में है। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। जो स्कूल के थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो आइंस्टीन को बिल्कुल भी मन नहीं करता था वहाँ स्कूल जाने का। एंड ऑफन क्लैश्ड, क्लैश का मतलब होता है टकराना, विथ हिज टीचर्स। तो आइंस्टीन की कई बार अपने टीचरों से मतलब क्या कहते हैं किसी भी टॉपिक को लेके मतलब कई बार जो बनती नहीं थी आइंस्टीन और उनके टीचर्स के बीच में, तो इसकी वजह से आइंस्टीन को कई बार प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता था एंड आइंस्टीन को पनिशमेंट भी खूब मिला करती थी। एक अच्छी बात ये है कि क्लास 9th में तो हम लोगों ने आइंस्टीन का स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ लिया है, बट जब तुम लोग 11th क्लास में जाओगे तो इनकेस अगर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो देयर इज़ वन मोर चैप्टर अबाउट आइंस्टीन, और वो भी उनके स्कूल से रिलेटेड है। और उसमें भी बताया गया कि आइंस्टीन की कैसे क्लैशेस हो जाते थे उनके हिस्ट्री टीचर के साथ और कैसे वो अपने स्कूल को छोड़ के भागना चाहते थे। आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड। स्टिफल्ड का मतलब होता है सफोकेशन होना, जहाँ पर तुम स्कूल में बार बार रोज भेज दिए जाते हो, तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ पर अच्छा ना लगे। देयर डैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो उसकी वजह से उन्होंने आइंस्टीन ने सोचा कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ हमेशा बहस ही होती रहती है टीचर्स से, और इससे बढ़िया है कि अपने भले के लिए मैं उस स्कूल को छोड़ ही दूँ। तो आइंस्टीन फाइनली वो स्कूल को छोड़ ही देते हैं। अपने भले के क्या मतलब, आइंस्टीन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि आइंस्टीन को कोई भी चीज़ रटने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। वो ये सोचते थे कि जो फैक्ट्स हैं उनको समझने वाली चीज़ें हैं, आप रटवाते क्यों, कि क्यों आप रटवाते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, ये सब रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम कभी भी बुक्स को ओपन करके हम देख सकते हैं। वो ये चाहते थे कि आप बच्चों के अंदर लॉजिकल और रीजनिंग को डेवलप करो, वो ज़्यादा आगे चल के हेल्प करेगी, उनकी प्रैक्टिस कराओ। अब उस टाइम के स्कूल्स में ये सारी चीज़ें हुआ नहीं करती थी। उस टाइम के स्कूल्स में ये होता था कि जो सब कुछ याद कर लेगा तो वो बहुत ही मतलब इलीट स्टूडेंट हुआ करता था। पैराग्राफ नंबर 5. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। मिलान एक सिटी है जो कि इटली के अंदर है। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। तो आइंस्टीन के मॉम डैड मिलान में गए और मिलान में आइंस्टीन को छोड़ देते हैं।
अपने रिलेटिव्स के पास। आइंस्टीन अब अपने रिलेटिव्स के साथ रहेंगे और उनके मॉम डैड आगे चले जाएंगे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है काफ़ी लंबे, थका देने वाले डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो कई बार उसने अपने मॉम डैड से डिस्कशन किया, खासकर डैड से। उनके डैड जो थे आइंस्टीन के, वो यही चाहते थे कि आइंस्टीन इटली में रुक के, जो मिलान है यहाँ पर रुक के अपना पूरा स्कूल कंप्लीट करे। लेकिन आइंस्टीन अपने पापा से लड़ता रहा और फाइनली पापा ने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ठीक है, तुम स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, वहाँ जाके अपनी बाकी की एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। लिबरल का मतलब होता है एक तरह से फ्रीडम थी, आज़ादी ज़्यादा थी। म्यूनिक एज कम्पेयर टू म्यूनिक, स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा लोग मतलब एक तरह से फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते थे, ये बात थी। अब देखो यहाँ पर लिबरल का मतलब समझने की बात समझना, मतलब समझने वाली बात है कि जैसे म्यूनिक है ना, तो म्यूनिक जर्मनी का एक सिटी है। और अगर तुम्हें याद हो तो वर्ल्ड वॉर से पहले जो चीज़ें जर्मनी में हो रही थी वो ये हो रही थी कि कई सारी जो बुक्स थी जिससे लोग पढ़ के थोड़ा अगेंस्ट द जर्मन नहीं हो जाए, तो वो उन बुक्स को मतलब एक तरह से बैन कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें, जैसे सॉन्ग्स थे, अगर कोई भी सॉन्ग्स में कोई ऐसी बात हो जाती है कि जर्मनी के अगेंस्ट बात बोली गई है, तो वहाँ पर उन सॉन्ग्स को बैन कर दिया जाता था और जो सिंगर्स थे ना उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आइंस्टीन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। उनको ये लगता था कि हमें अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। तभी वो ये कह रहे हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो ज़्यादा लिबरल है, कि वहाँ पर इन सारी चीज़ों की कोई मतलब बाधाएं नहीं है। पैराग्राफ नंबर 6, आइंस्टीन वॉज highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. मुस्टैश का मतलब होता है मूछे। वॉलरस एक एनिमल है जिसकी मूछे ऐसे टाइप की निकली होती हैं। ओके, तो जैसे ये आइंस्टीन की देखो मूछे होती हैं, तो ऐसी मूछें होती हैं वॉलरस की। तो यहाँ पर वॉलरस एक एनिमल है, तो यहाँ आइंस्टीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आइंस्टीन की मूछें बिल्कुल वॉलरस जैसी हैं। ओके, डैशिंग यंग मैन का मतलब होता है वो हैंडसम थे। अपील का मतलब होता है पसंद आना। तो बताया जा रहा है कि आइंस्टीन को केवल साइंस नहीं पसंद थी, ठीक है, उन्हें मतलब और भी ज़्यादा चीज़ें, जैसे जूलॉजी में भी उनको इंटरेस्ट था। जब 11th का चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये बात मेंशन्ड है। ओके, तो उन्हें मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे जिनमें एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग हो कि कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है। ये सारे सब्जेक्ट उनको अच्छे लगते थे। तो यहाँ पर भी हमने समझ लिया कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे और फिजिक्स में भी उनको बहुत मज़ा आता था। कई बार ये लोग ऐसे रूमर्स फैलाते हैं और कई लोग ये बात को भी मतलब समझते हैं कि आइंस्टीन भले ही बहुत बड़े साइंटिस्ट या बहुत बड़े जीनियस हैं, बट वो मैथमेटिक्स में बहुत पुअर परफॉर्म करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक रूमर है और एक मिथ है पूरा। ओके, पेज, अब जो पैराग्राफ नंबर 7 है, वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। पैराग्राफ नंबर 7। ओके, he felt a special interest in a fellow student, मेल्विया मैरिक। तो यहाँ पर आइंस्टीन है, जब वो वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो फाइनली उनकी मुलाकात एक दूसरे स्टूडेंट से होती है जिनका नाम है मेल्विया मैरिक। ओके, ये दूसरी जगह से पढ़ने आई हैं स्विट्ज़रलैंड में। whom he found to be a clever creature, और आइंस्टीन ये मानते थे वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। दिस यंग सर्ब, सर्ब का मतलब है अ सिटीजन हु इज़ लिविंग इन सर्बिया, तो वो सर्बिया की रहने वाली थी, ठीक है, वो स्विट्ज़रलैंड आई थी। हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो बात यह है कि पूरे यूरोप में गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ थी जो केवल वीमेन को एडमिशन दिया करती थी। ये बहुत पहले की टाइम है जहाँ पर मतलब वीमेन का जो कंडीशन थी वो मतलब बहुत ख़राब हुआ करती थी पहले की टाइम। तो फाइनली धीमे धीमे लड़ते झगड़ते ओके अब वो जाके हम लोग उनको इक्वल राइट्स दे रहे हैं, लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट बहुत पहले उनको ना अभी भी मतलब अगर तुम देखोगे तो बैक इन 2015 ही जो यूएई है तो वहाँ पर उन लोगों ने विमेन को ड्राइव करने के लिए राइट्स दिए थे। और प्लस बहुत साल पहले मतलब बहुत सालों पहले यूएसए में विमेन को राइट नहीं थी वोट करने की। ये सारी चीज़ें उनसे मतलब एक तरह से आज़ादी छीन रखी दी गई थी।
तो यहाँ पर वो इसीलिए आई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ज़ुरिच में, ज़ुरिच यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है, तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं केवल ये वीमेन को डिग्री दिया करती थी। डिग्री मतलब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन दिया करती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन अलाय, अलाय का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड, अगेंस्ट द फेलिस्तीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी with whom he was constantly at odds। constantly का मतलब होता है लगातार, at odds का मतलब होता है जब तुम्हारी किसी से बने ना, तब हम कहते हैं we are at odds, कि हमारी तुम्हारी बन नहीं रही है। ओके, तो पैलेस्टीन का मतलब यहाँ पर रेफर ये करता है, खैर इसका मतलब कुछ और है, ये वर्ड किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ के हिसाब से समझो, यहाँ पर उन लोगों के लिए बोला गया है जो जिनको भी बिल्कुल भी मॉडर्नाइजेशन में, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, डांस वगैरह में उनको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग होते हैं उनके लिए बोला गया ये। ओके, कंटिन्यू करते हैं। द कपल आइंस्टीन और मेलिविया मैरिक के लिए बोला गया है। द कपल फेल इन लव, लेटर्स सर्वाइव्ड इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। तो फाइनली ये लोग लेटर्स को एक्सचेंज किया करते थे ताकि अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर कर पाएँ। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, तो कई बार लेटर्स में वो लोग काफ़ी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ों को भी डिस्कस करते थे। टेंडरनेस का मतलब होता है सॉफ्टनेस, इमोशंस वगैरह। ओके, आइंस्टीन रोट, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on the relativity to a victorious conclusion। तो आइंस्टीन ने एक बात लिखी भी है कि आइंस्टीन को कितना प्राउड फील होगा अगर ये दोनों लोग, आइंस्टीन और मेलिविया मैरिक, अपने काम को एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे लेके आए। विक्टोरियस मतलब होता है जीत, कंक्लूजन का मतलब होता है एक तरह से एंड। और रिलेटिविटी जो वर्ड है ना, यहाँ पर आइंस्टीन इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे। तो आइंस्टीन ये सोच रहे थे कि काश अगर हम दोनों मिलके इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक फाइनल एंड पे लेके आएँ। वो भी फाइनल एंड कैसा होगा? विक्टोरियस होगा, मतलब जीत जैसा होगा। ओके, दिस वॉज पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 8। In 1900, at the age of 12, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। तो जब वो 21 साल के थे, ही वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो वो ग्रेजुएट हो चुके थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनके पास कोई जॉब नहीं थी उस टाइम। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। तो कई बार वो मतलब टीचिंग किया करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे ताकि उनकी लिविंग चल पाए। ओके, एंड 1902 में 2 साल बाद उनको एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब मेरी बात समझना, तो उनको जॉब मिली थी टेक्निकल एक्सपर्ट की, मतलब उनको टेक्निकल चीज़ों की काफ़ी नॉलेज है। पेटेंट ऑफिस, पेटेंट क्या होता है ये बात जान लो। देखो, पेटेंट वो चीज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई आइडिया है, तो उस आइडिया के बेसिस पे तुमने किसी चीज़ की इन्वेंशन कर दी, ठीक है, तो तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा कोई दुश्मन उस इन्वेंशन को तुमसे, तुम्हारा आइडिया चुरा के वो चीज़ दूसरी बना दे, तो तुम जाके अपने आइडिया को पेटेंट करा लेते हो। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट उस पर स्टैंप लगा देती है कि हाँ ये आइडिया तुम्हारा है। अब बिना तुम्हारी परमिशन के कोई भी उस आइडिया को चोरी नहीं कर सकता या तुम्हारा बनाया हुआ कोई भी इन्वेंशन यूज़ नहीं कर सकता है। इस चीज़ को पेटेंट कहते हैं। तो यही इसी चीज़ का एक ऑफिस था जहाँ पर आइंस्टीन को एक तरह से जॉब मिल गई थी टेक्निकल एक्सपर्ट की। वाइल ही वॉज सपोज टू बी एक्सेसिंग अदर्स पीपल्स इन्वेंशन। ओके, तो वहाँ पर उनका काम क्या था कि एक्सेसिंग का मतलब होता है मतलब चेक करना, वेरीफाई करना। ओके, दूसरे लोगों का जो इन्वेंशन था, आइंस्टीन का काम था कि उनको चेक करना, कि चेक ये करना कि ऐसा तो नहीं इन्होंने जो इन्वेंट करके लेके आए हैं ये किसी और का इन्वेंशन पहले हो चुका हो और ये अपना इन्वेंशन खुद का अपने नाम का बता के लेके आ गए हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को वो वेरीफाई किया करते थे। तो बता रहे हैं ये कि अब वो देखो दूसरों की चीज़ों को इंस्पेक्शन नहीं किया करते थे, वो अपना ही एक नई चीज़ इन्वेंट करने वाले थे आइंस्टीन। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो चुपचाप अपने ही आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर जहाँ पर वो डेस्क होती है ना, जहाँ पर बैठते हैं लोग, जिनकी बेंचेस वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर उनका एक ऑफिस होगा, तो वहाँ पर बेंच होगी उनकी, जो डेस्क होगी, तो उस डेस्क को वो ये कहते थे द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो कुल मिला के अपनी बेंच का नाम दे रखा था। अब देखो एक बात समझना, जनरली जब हम कोई काम करते हैं तो
अगर हमारा सच में उससे मन लग जाए काम में, तो हम इस चीज़ की कोशिश ये करते हैं कि ये कल्चर है, मतलब ये जापानीज़ ट्रेडिशन है कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता किसी चीज़ में, कोई काम करने में, तो जिन चीज़ों का तुम इस्तेमाल करो, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का तुम यूज़ कर रहे हो, उन इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दो। ठीक है, तो इससे ये होगा कि तुम्हारे और उन इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक बॉन्ड, एक अफेक्शन बनने लगेगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट की तरफ से तो नहीं बनेगा, तुम्हें खुद से मतलब एक फीलिंग आएगी कि वो तुम्हारी अपनी चीज़ें हैं। ये चीज़ें कई लोग देखो अपनी डायरी का नाम रखते हैं इसीलिए, कई लोग अपने पेन का नाम रख देते हैं, ये चीज़ें, कई लोग अपनी बाइक का नाम किसी दूसरे नाम से रख देते हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं। देन पैराग्राफ नंबर 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन्स थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी पे तो काम कर रहे थे वो। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है। ओके, indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them have been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, E is equal to mc square. ये जो फार्मूला, ये तुम लोग क्लास 10th के बाद, मे भी शायद 10th में भी एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा तुम लोगों का, इस फार्मूला को पढ़ोगे। E का मतलब यहाँ पे एनर्जी है, M का मतलब मास है, और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो ये चीज़ समझोगे। अब देखो कुल मिला के जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अभी तक तुमने जितना फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़े, v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब तुमने थर्ड 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली। ओके, इस चीज़ को हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं क्योंकि ये न्यूटन ने बनाई थी। ओके, लेकिन सपोज डैट कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, ऑलमोस्ट हमारी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जब चली जाती है, उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई या उससे कम हो गई या उसके बराबर भी हो गई, तब ये जो 3 लॉज हम लोगों ने पढ़े ना, ये 3 फॉर्मूले जो पढ़े हैं न्यूटन के, ये काम नहीं किया करते। ओके, इसके लिए अलग ही लॉ चलते हैं। तो यही चीज़ पे आइंस्टीन काम कर रहे थे कि कहीं एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर न्यूटोनियन फिजिक्स काम करना बंद कर देती है, और उन्होंने यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। सरल भाषा में ये समझ लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज दैट जो लोग बहुत ही ज़्यादा, जैसे मान लो तुम और तुम्हारे फ्रेंड को मैंने एक ऑफ़र दिया कि तुम लोग दौड़ो जाके, मतलब एक फ्रेंड को ऑफ़र ये मैंने दिया है कि तुम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करोगे। तो जो फ्रेंड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा ना, तो वापस जब वो रुकेगा तब वो देखेगा कि उसके लिए टाइम बहुत ही धीमे धीमे बीता हुआ है, लेकिन एक जो पर्सन था जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं कर रहा था, वो उसके लिए टाइम बहुत जल्दी बीत गया है। ये तक हो सकता है कि जो पर्सन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं कर रहा था वो बूढ़ा हो गया हो, और जो पर्सन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा हो उसकी एज में कोई भी चेंज ना हो। ये एक्चुअल में जो क्वांटम फिजिक्स है और जो मेटाफिजिक्स चलती है, वो इसमें यही चीज़ें चलती हैं। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन है। हाँ, तुम लोगों के दिमाग ख़राब हो गए ये बात सुन के, बट आगे फ्यूचर फिजिक्स जो आगे चल के पढ़ोगे, जिस पर रिसर्च वगैरह हो रही है, उनमें यही सब कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। ओके, लेकिन अभी तुम लोग केवल अपना 9th का सिलेबस पढ़ो, वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये क्वांटम फिजिक्स की क्लास 12th तक भी नहीं आती है, 12th के बाद का पार्ट है जब तुम ग्रेजुएशन में होगे। जो कल तक हमने ये समझा था दैट व्हाट इज़ रिलेटिविटी, तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ये कि अगर कोई पर्सन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो इसके लिए जो टाइम है वो बिल्कुल भी, मतलब उसके लिए टाइम बिल्कुल रुक सा जाएगा। ओके, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने के बाद जब वो रुकेगा तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, जो लोग बाकी उसके पेरेंट्स हैं या उसके जो ब्रदर सिस्टर है वो बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन वो अभी भी उसी एज पे फिक्स्ड होगा। ये चीज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। अभी मैं तुम्हें लेटेस्ट बात बता देता हूँ, अभी क्या चल रहा है फिज़िक्स में, ठीक है, और एस्ट्रोफिज़िक्स में क्या चल रहा है, ये बात समझना। एस्ट्रोफिज़िक्स में अभी ये चीज़ चल रही है, अभी तुमने ये बात पढ़ी होगी, एक चैप्टर आएगा तुम्हारे में ग्रेविटेशन, उसमें तुम ये पढ़ोगे जब 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में फोर्स लगती है, ठीक है, दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सेम वैसे ही केस अर्थ सन, अर्थ मून में भी हो रहा है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं लोग। लेकिन अभी हम लोग ये समझते थे ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लगती है ये लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मास, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास की वजह से। लेकिन अब ये हो रहा है, अब जितने भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो इस बात पे कंक्लूजन पे उतरे हैं कि मास की वजह से नहीं, एक ग्रेविटॉन नाम का एक मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर है और वो एक दूसरे को खींचा करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो ये ग्रेविटॉन
को टेस्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। अभी एस्ट्रोफिजिक्स में यही चीज़ें चल रही है। इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, मतलब एक तरह से यूएस में लगा हुआ है, इंडिया भी प्लान कर रहा है इसको, इस चीज़ को लगाने के लिए। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट का है नाम है लाइको। ठीक है, इसको तुम चाहो तो गूगल कर लेना। अब चलो, खैर ये सब चीज़ें तुम्हारे बहुत ही आगे की बातें हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आइंस्टीन की कहानी पे। तो आगे क्या हुआ? ओके, गॉट इट। टुडे वी विल गो थ्रू पैराग्राफ नंबर 10 एज वेल एज 11। गॉट इट। और अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग, तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल गेट बैक टू यू। और दूसरी बात, अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इस चैप्टर में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो भी मुझे टेक्स्ट कर लेना, तो आई विल जस्ट रिप्लाई यू। ओके, सो चलो पैराग्राफ नंबर 10। वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरावलिंग। ओके, अनरावलिंग का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल होना एक तरह से। तो अपनी वो प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, प्राइवेट लाइफ मतलब जो उनका एक तरह से जो मेलविया मैरिक थी उनके साथ उनकी शादी हो चुकी थी। तो बट हुआ ये, मतलब शादी होने के लिए वो फोर्स कर रहे थे, उनकी जो आइंस्टीन की मॉम थी वो रेडी नहीं थी। खैर आइंस्टीन भी कभी भी अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें कभी हैप्पी नहीं रह पाए। ये बात हम आगे समझेंगे कैसे। Albert had wanted to marry Melvia right after finishing his studies, but his mother was against it. सिंपल सी बात है, मम्मी रेडी नहीं है। शी थॉट, ये शी मतलब मम्मी के लिए बोला गया है, शी थॉट मेलविया हु वॉज 3 years older than her son was too old for him। तो मॉम को ये लगता था कि जो मेलविया है वो एल्बर्ट से 3 years बड़ी थी। तो मॉम का जो पॉइंट था सबसे पहला ये था कि वो लड़की लड़के से बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, बॉदर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से तुम्हें कंसर्न फील होना, बाय मेलवियाज इंटेलिजेंस। तो मॉम को मेलविया का जो इंटेलिजेंट था, मतलब इंटेलिजेंस होना उनको पसंद नहीं था मॉम को, एल्बर्ट की मॉम को। अब समझते क्यों। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। ओके, तो यहाँ पर वो मम्मी कहती हैं कि आइंस्टीन वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल एक क्या कहते हैं, गीक हैं जो हमेशा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहती हैं, तो उससे शादी ना करो। पुट द वेडिंग ऑफ का मतलब वेडिंग कैंसिल कर दो। अब देखो मॉम का कहने का मतलब ये समझना मेरी बात, तो उनका कहने का ये था कि सपोज दैट आइंस्टीन अगर उनसे शादी कर लेते हैं तो फाइनली जब दोनों लोग सेटल होंगे तो एक प्रॉब्लम ये आएगी, वो भी मतलब एक तरह से अपनी करियर को आगे बढ़ाएंगी, वो भी मतलब इंटरेस्टेड है अपनी मतलब फिजिक्स वगैरह और चीज़ों को डिस्कवर करने में या इन्वेंट करने में। तो ये बताओ घर कौन चलाएगा। तो जो आइंस्टीन की मॉम थी उनका यही सवाल था, बस एक यही क्वेश्चन मार्क था कि घर कौन देखेगा, एंड सपोज दैट इन फ्यूचर में, ठीक है, जो किड्स होंगे तो उनको कौन देखभाल करेगा उनकी। इसीलिए आइंस्टीन की मॉम बिल्कुल भी अगेंस्ट थी। आइंस्टीन की मॉम ये चाहती थी कि एक सिंपल सी लड़की हो जो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो। ओके, वो बस घर देखे। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। ठीक है, लेकिन कुल मिला के सारे अगेंस्ट ऑल ऑड्स दोनों लोग शादी कर लेते हैं। बट अ फ्यू डेज लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना। ओके, फॉल्ट्स आ जाना। फॉल्ट्स का मतलब ये नहीं होता गलतियाँ, फॉल्ट्स का मतलब ये होती है दरारें आ जाना। ओके, तो हुआ ये कि बहुत ही कुछ ही सालों के अंदर ये मैरिज में जो मॉम ने बोला था जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होंगी तो वो होने लगी दोबारा। मेलविया मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंस, एम्बिशन का मतलब होता है जो चीज़ तुम चीज़ें करना चाहते हो, ठीक है, दैट यू वांट टू डू, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो यहाँ पर देखो हुआ ये कि मेलविया को बोल दिया गया कि तुम घर पे रहो और घर का काम आप संभालो। तो मेलविया को ये लगने लगा कि जो उसका इंटेलिजेंस है, जितनी वो एक तरह से होनहार है, तो उसका वो सब चीज़ें पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है कि वो तो घर संभालने में लग गई है। तो मेलविया को ये बात पसंद नहीं आती है। मेलविया फिर डिसाइड करती है कि अगर उसको एल्बर्ट को छोड़ना भी पड़े तो वो एल्बर्ट को छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दोबारा से कंटिन्यू करेगी और वो घर पर नहीं बैठना चाहती है। ये चीज़ हो जाती है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। तो कई सालों तक लड़ाई होती रही एंड फाइनली इन लोगों का डिवोर्स हो जाता है 1919 में। तो फाइनली लोग सेपरेट हो गए। एल्बर्ट मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। फिर एल्बर्ट अपनी कज़न से शादी कर लेते हैं। अब देखो तुम लोगों के मन में ये बात बहुत आ रही होगी कि अपनी कज़न से शादी कर ली। इसका भी एक रीज़न था, बहुत ही सॉलिड रीज़न था। एल्बर्ट को मजबूरी थी अपनी कज़न से शादी करने के लिए। अगर तुम्हें याद हो, यहाँ पर आओ, तो
ये दे हैड टू सन। तो एल्बर्ट उस टाइम तक बहुत ही सक्सेसफुल हो चुके थे, इतने सक्सेसफुल हो गए थे कि उनको अपने घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे कॉलेजेस उनको बुलाने लगे थे कि आप आके बस फ्री में हमारे यहाँ लेक्चर दे दो, बस हमारी यूनिवर्सिटी का नाम हो जाए। तो एल्बर्ट को इतने ऑफर्स आने लगे थे कि एल्बर्ट खुद बिजी रहते थे। और अगर तुम ये टाइम देखो 1919, तो अगर तुम्हें पता हो, वेट अ मिनट, तो अगर तुम्हें पता हो तो 1914 से लेके 1918 तक ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था, उसको ग्रेट वॉर कहा जाता है। तो इस टाइम के बीच में हुआ ये था कि एक तरह से रिवोल्यूशन आया हुआ था इंडस्ट्रीज़ में कि कौन कितनी जल्दी टैंक्स बना लेता है, कौन कितनी जल्दी बेटर एम्यूनिशन, बेटर हथियार बना लेता है। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की और जो साइंटिस्ट हैं उनकी ज़रूरत पड़ी थी। तो एल्बर्ट इस टाइम में बहुत बिजी थे। तो एल्बर्ट को इस बात का डर था कि कहीं उनके जो बच्चे हैं, दोनों जो लड़के हैं, उनको मतलब कोई पैम्पर नहीं करेगा घर पे, कोई उनकी केयर टेक करने के लिए नहीं है। तो मजबूरी में एल्बर्ट अपनी कज़न से शादी कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ थी। ओके, बाकी जो पैराग्राफ है वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 12 and 13. Paragraph number 12. From here we need to start. Got it? Albert Einstein's new personal chapter coincided with his, coincided का मतलब होता है भिड़ना, ओके, with his rise to world fame. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन मतलब पूरी दुनिया में पॉपुलर होते जा रहे थे, उसी हिसाब से लेकिन पर्सनल लाइफ में एल्बर्ट आइंस्टीन की शादी एल्सा से हो गई थी और वो अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को थोड़ा ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश कर रहे थे। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये ध्यान रखना 1915 में उन्होंने जो रिलेटिविटी पे वो काम कर रहे थे उन्होंने ये पब्लिश भी की है। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी के बारे में और भी चीज़ों के मतलब ग्रेविटी के बारे में और भी चीज़ें पता चली। एंड इक्लिप्स, अब देखो ये बात उन्होंने पेपर प्रिंट तो कर दिया था, लेकिन अब ये बात प्रूव कैसे होगी कि जो उन्होंने पेपर में लिखा है भाई वो बात सच है। तो एक इवेंट हुआ जिसके बिहाफ पे बाकी जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, जितने भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, जितने भी फिजिसिस्ट थे और जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो मान गई एल्बर्ट आइंस्टीन को। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Accurate का मतलब ठीक होना, कि उनकी जो मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बिल्कुल सही है, सटीक है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. तो जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को मतलब जो उनकी फेम थी उसमें और चार चांद लगा दिए। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, हुआ ये कि जब भी कभी लाइट मूव करती है, तुम्हें पता पड़ा होगा अभी तक लाइट स्ट्रेट पार्ट में मूव करती है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर हेवनली ऑब्जेक्ट है जिसके पास बहुत ज़्यादा मास है, ठीक है, तो इसकी एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा, तो जो लाइट है वो हल्की सी बेंड हो जाती है। अब वो स्ट्रेट जो जिसको ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो बेंड हो जाती है। यही बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने कैलकुलेट करके प्रूव कर दी कि अर्थ पे जो लाइट आ रही है फ्रॉम द फार स्टार्स, जो बहुत दूर के स्टार्स हैं, वो इतनी डिग्री पे बेंड हो जाएगी। और ये जब बेंड हो गए उन्होंने कैलकुलेट करके बता दी थी बहुत पहले ही। फिर जब ये फिनोमिना हुआ क्या इक्लिप्स का, तब ये बात प्रूव हो गई कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल पिन पॉइंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट थी। ये बात समझ गए। अब एक बात समझ लेना, जैसे तुम अगर जिस भी रूम में बैठे हो, जहाँ भी रूम पे बैठ के पढ़ रहे हो, अगर रूम में नहीं बैठे हो तो बाहर बैठ जाना। तो एक रूम का एग्जांपल ले लेते हैं। एक 4 दीवार का रूम है। सपोज दैट मैंने एक दीवार से टॉर्च ऑन कर दी, तो उसकी टॉर्च की जो लाइट है वो सीधे जा रही होगी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ इस चीज़ को, तो ऐसे समझ जाओगे तुम लोग। सपोज दैट ये रूम है, ओके, यहाँ पर मैंने टॉर्च लगा दी है और टॉर्च की लाइट जो है वो बिल्कुल सीधे इस वाली वॉल पे पड़ रही है। वॉल ए पे टॉर्च लगी है, वॉल बी पे पड़ रही है। सपोज दैट ये वाली वॉल सी है, इस पे अगर मैं ग्रेविटेशन इस वॉल की, केवल वॉल सी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इस वॉल की अगर ग्रेविटेशन मैं बढ़ाने लगूँ और बढ़ाते बढ़ाते मैं ऑलमोस्ट इनफाइनाइट के पास लेके जाऊँ, तो ये जो टॉर्च की जो लाइट है जो सीधी जा रही थी, वो लाइट अचानक से बेंड होकर इधर मुड़ जाएगी सी की तरफ। तब तुम्हें लाइट सीधी जाते हुए नहीं दिखेगी। यहाँ सी बी वॉल पे तुम्हें अंधेरा दिखेगा, लाइट नहीं दिखेगी, और तुम्हें पूरी लाइट दिखेगी सी वॉल पे। यही कॉन्सेप्ट ब्लैक होल्स का भी होता है। खैर वो सब बहुत आगे की बात है, वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे जब क्लास में होंगे। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 13।
Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Lauded का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना, ठीक है। तो प्रेस मतलब यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, वही अपना मीडिया, मतलब एक तरह से न्यूज़पेपर वगैरह ये सब। तो जितनी भी मैगजीन्स थी, जितने भी न्यूज़पेपर थे, उन्होंने आइंस्टीन की बहुत तारीफ की और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब एक बात जान लो कि इसके बाद आइंस्टीन की जो करियर था वो बहुत ही ऊंचाइयों पे चला गया था। अब उनको हर जगह से कॉल आने लगी थी, जहाँ भी कोई भी यूनिवर्सिटी थी वो आइंस्टीन को बुलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ओके, तभी एक बहुत ही दुखद घटना होती है। व्हेन द नाजीज केम टू पावर, नाजीज का मतलब हिटलर वगैरह जो जर्मनी पे रूल कर रहे थे, ओके, वो जब पावर में आ गए, पावर इन जर्मनी 1933, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। एमिग्रेटेड का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर जाना। लेकिन देखो, एमिग्रेट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर जाओ, लेकिन घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे हो कि तुम सोचो कि तुम वापस आ जाओगे, नहीं, तुम वहाँ पर वहीं पर मूव करके वहीं पर रहने लगो, इस पर्पज से जाओ, तो इसको एमिग्रेशन कहते हैं। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। अपरोर का मतलब होता है बहुत ही दुखी हो जाना, ठीक है, और अफरा तफरी का माहौल होना। अब हुआ क्या था कि अचानक से यूएस के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्हें पता चलता है कि जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब बना लिया है। ओके, और ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर बम का नाम सुना था। अब वो कैसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है उस न्यूक्लियर बॉम्ब को। ओके, मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ जर्मनी छोड़ के भाग गए। देखो, फैसिज्म का मतलब ये होता है, फैसिज्म मतलब समझना कि व्हेन यू लव योर कंट्री दैट इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म। जो अपने कंट्री से प्यार करते हो जिसको देशभक्ति कहते हैं दैट इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म। लेकिन फैसिज्म पेट्रियोटिज्म का एक लेवल ऊपर होता है। इसको ऐसे समझो कि अगर तुम अपने कंट्री से इतना प्यार करने लगो कि तुम दूसरी कंट्रीज़ का भला बुरा चाहने लगो, तब चीज़ इसको फैसिज्म कहते हैं। ओके, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तुम अपने आप को भी प्रमोट करो, बाकी कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करो अच्छे कामों के लिए, लेकिन जब तुम दूसरी कंट्री को नुकसान चाहने लोगे, जैसे जर्मनी ने किया था 1938 और 39 में, वो करने क्या लगा था, वो बाकी कंट्रीज़ पे कंट्रोल करने लगा था। वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करता था दूसरे कंट्रीज़ में और वहाँ जाके लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया था। इस चीज़ को फैसिज्म कहते हैं। तो इसी डर की वजह से जो बाकी जो थोड़े समझदार लोग थे जर्मनी में, वो वहाँ से भागने लगे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन भागे थे वैसे बाकी लोग भी भागने लगे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। तो अब उनको डर ये इस बात का था कि अमेरिकन को, खासकर अमेरिकन को, और एक अमेरिकन को डर था और एक यूनाइटेड किंगडम के लोगों को डर था। उनको ये इस बात का डर था कि कहीं नाजी लोग बहुत ही जल्दी एक न्यूक्लियर बम को तैयार ना कर दें और वो कहीं ना कहीं डेटोनेट कर दें। डेटोनेट का मतलब बम को, उस बॉम्ब को फोड़ देना, ठीक है। तो किसी भी कंट्री फोड़ सकते थे और जो सबसे पास कंट्री था जिस पे वो टेस्ट कर सकते थे नाजी मतलब जर्मनी के लोग, वो था यूके, यूनाइटेड किंगडम, ओके, जो हम पे रूल करता था, जिसको हम ब्रिटिश कहते हैं। सो पैराग्राफ नंबर 15 से वी विल स्टार्ट टुमारो, और इतना पढ़ लेना। मे बी टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर दिस 15, 16 एंड 17, ओके। पैराग्राफ नंबर 15, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग। अर्जिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो ये जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने अमेरिका को पार्टिसिपेट कराया था वर्ल्ड वॉर में। कब? 1941 में, ठीक है। और अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वर्ल्ड वॉर में, जबकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था 1939 में। तो अमेरिका कुल मिला के 2 साल रुका। उसका रीज़न ये था, अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, बट जो जापानीज़ थे उन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर पे, जिसकी वजह से अमेरिका को कंपेल कर दिया जापानीज़ फोर्सेस ने कि तुम लड़ो आके। तो अमेरिका उतरता है वर्ल्ड वॉर में। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये लेटर लिखा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न, उन्होंने वार्निंग दी थी, ओके। अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो यहाँ पर उन्होंने वार्निंग ये दी थी कि अगर ऐसा कोई बम फटता है तो पोर्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा जहाँ पर शिप्स लगते हैं आके, हार्बर भी कहते हैं, जिसको हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। तो अगर ऐसी जगह कहीं पोर्ट फटता है तो उस पोर्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, एज वेल एज जो उसकी सराउंडिंग टेरिटरी है ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। सराउंडिंग टेरिटरी का मतलब ये समझ लो, टेरिटरी मतलब होता है एरिया। तो
जहाँ पर देखो पोर्ट के किनारे होता है क्या, शिप्स वगैरह और कई सारे लोग रहते भी हैं, क्योंकि जो लोग पोर्ट पे काम करते हैं ना उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस वहीं बना दिए जाते हैं। तो बता रहे हैं कि केवल हमारा जो डैमेज होगा वो केवल थिंग्स को लेके नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके नहीं होगा, इनफैक्ट लाइफ का भी लॉस हो सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके जो वर्ड्स थे, हिज का मतलब यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन को रेफर किया, उनके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल भी मतलब क्या कहते हैं फेल नहीं हुए इफेक्ट को पाने में, मतलब कि इनके लेटर को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, तो अमेरिकन्स ने खुद से डेवलप कर दिया था वो न्यूक्लियर बम को, और इसका नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन, ठीक है। मैनहट्टन एक अमेरिका में जगह है, तो उसी के नाम पे प्रोजेक्ट मैनहट्टन रखा गया था, ओके। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945, तो 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 1945 पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिए गए थे। अब ये सोचो, अगर तुम गूगल मैप पे जाके चेक करना, गूगल मैप पे नहीं, गूगल अर्थ पे चेक करना, अमेरिका को देखना उसका साइज़ कितना बड़ा है, और फिर तुम अपने उस पे जापान का साइज़ देखना, तब तुम समझना उतने छोटे से कंट्री ने अमेरिका की नाक में इतना दम कर दिया था कि अमेरिका बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था 1945 तक, कि जर्मनी हार चुका था, ओके। 1944 तक जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन जापान हारने को तैयार नहीं था। जापान, पता है अमेरिका ने एक बात भी डिस्क्राइब की है, जापान को बताया कि ही मतलब जापान वॉज लाइक अ मॉस्किटो, कि जैसे मॉस्किटोज तुम्हें परेशान नहीं करते, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बिल्कुल जापान वैसा ही था। तो अमेरिका इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने जाके इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि वो न्यूक्लियर बम्स को ड्रॉप कर देगा, जबकि अमेरिका को पता था कि उस न्यूक्लियर बम का डिवास्टेशन क्या होने वाला है। तो न्यूक्लियर बम के दो नाम भी थे, एक का लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। अब देखो, बहुत ही अच्छी बात ये है कि जो लिटिल बॉय था ना वो ज़्यादा पावरफुल था फैट मैन से, ओके। देन पैराग्राफ नंबर 16, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो देखो, जब बम डेटोनेट किए गए कहाँ पर, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो जो आइंस्टीन थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से उनको मतलब डिसहार्टेंड थे, उनको बहुत बुरा लगा कि इतना ज़्यादा मतलब लॉस ऑफ लाइफ हो चुका है, इतने लोग मतलब बेघर हो गए, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया है। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिसिव का मतलब होता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें तुम कोई बात स्टेट करो, कोई चीज़ बताओ, ठीक है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा था। अब देखो, जो यूनाइटेड नेशंस है वो 24 अक्टूबर को बना था, ठीक है, 1945 में। और यूनाइटेड नेशंस का बनने का मकसद ही ये था कि वर्ल्ड वॉर, देखो हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 देख लिया था जिसका नाम हम लोगों को उस टाइम ग्लोबल वॉर था, फिर वर्ल्ड वॉर 2 देखा, और यूनाइटेड नेशंस का मकसद ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया भी गया था। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपना लेटर लिख के भेजा था कि ये जो चीज़ है, जो न्यूक्लियर बम हम लोगों ने बना दिया है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि कहीं भी किसी भी मतलब कंट्री पे कोई दूसरा कंट्री न्यूक्लियर बम ना फोड़ पाए, ओके। तो इसलिए उन्होंने लेटर लिखा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो इस बात को, अगर ये कहीं डेटोनेट होता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो न्यूक्लियर बम केवल एक सिटी को डैमेज कर पा रहा है, आगे चल के न्यूक्लियर बम ऐसे बन जाएंगे कि शायद एक स्टेट को डैमेज कर दें या मल्टीपल स्टेट्स को मतलब पूरा ख़त्म कर दें, क्या पता है कंट्री को भी और पूरे वर्ल्ड को भी ख़त्म कर सकते हैं। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो उन्होंने बोला कि एक यूनाइटेड पूरी दुनिया की गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रोजावेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन उनके इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। जैसे पहले वाला लेटर उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था, उस लेटर को सीरियसली लिया था, इस लेटर को लिया ही नहीं गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। फिर आइंस्टीन जो साइंस का जो वर्ल्ड था वो थोड़ा डाइवर्ट होकर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि न्यूक्लियर बम को वो समझ चुके थे एक तरह से अच्छे से। एजिटेटिंग का मतलब होता है गुस्सा आना, मतलब एक तरह से निराश हो जाना जब गुस्सा आता है तुम्हें। फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखो, कैंपेन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, जैसे लोग प्रमोट करते हैं, थम्स अप कैड वगैरह आता है, ये सब कैंपेन्स हैं। तो आइंस्टीन ने जितने वो पॉपुलर थे तो वो जानते थे कि अगर वो पॉपुलर है तो वो अगर बात बोलेंगे तो ज़्यादातर लोग मानेंगे, ऐसा होता भी है। तो हुआ ये, जैसे सपोज कि तुम्हारा कोई फेवरेट एक्टर है, वो तुमसे बोले कि ये काम करो, डेली हैंड वॉश करो, मास्क पहनो, तो तुम पे ये लोगों पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो आइंस्टीन ने इसी पॉपुलरिटी को, अपनी पॉपुलरिटी को यूज़ करने लगे कि वो ही चाहते थे कि पूरी दुनिया, खासकर जो कंट्रीज़ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो इस न्यूक्लियर वेपन्स को और ख़ासकर जितने भी वेपन्स हैं उनको कम करें। वो चाहते थे इस दुनिया से वेपन्स हट ही जाएँ एक तरह से, हम बहुत ही पीस के साथ और ट्रैंक्विलिटी के साथ रहें। वो इनकी यही कोशिश थी एल्बर्ट आइंस्टीन की।
और उन्होंने एक चीज़ और प्रमोट की थी, डेमोक्रेसी, कि जो गवर्नमेंट बने वो लोगों की बने, ना ही कोई मतलब एक आदमी पावर में आ जाए वो अपनी मनमानी करे, जैसे कि हिटलर ने किया था जर्मनी में और रशिया में स्टालिन ने किया था। तो ये चीज़ एल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary. विजनरी वो इंसान होते हैं जो आज के समय में बहुत ही फ्यूचर की चीज़ों को देख लें, तो आइंस्टीन को इसलिए विजनरी बोला जाता था कि उन्होंने उनके जो फ्यूचर प्लान्स थे वो बहुत ही सॉलिड थे, कि जो सोचते थे वो करते थे। एंड द वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, तो साइंटिफिक जीनियस थे भी और वो वर्ल्ड सिटीजन भी थे। वर्ल्ड सिटीजन मतलब वो ये सोचते थे कि वो केवल एक कंट्री के नागरिक नहीं है, कि उन्हें केवल एक कंट्री के लिए काम करना है, वही सोचते थे वो दुनिया के नागरिक है, पूरी दुनिया का अच्छा करना है। तो यही इसीलिए उनको वर्ल्ड सिटीजन बोला गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें पैराग्राफ 15, 16, 17 समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट हो तो टेक्स्ट कर लेना।